हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों बहुत से लोग इस चैप्टर को ना ही पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जब रेलवे ग्रुप डी के समय था तब भी ये चैप्टर पढ़ाया था और अब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप मानता हूं बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसको छोड़ के मत जाया करो। आप लोगों को पता है इस बार जैसे अभी लेटेस्ट में भी जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताइए ये जो सोलर एनर्जी है वो किस प्रकार का स्रोत है, कन्वेंशनल है यानी परंपरागत है या नॉन कन्वेंशनल यानी अपरंपरागत है। दोस्तों समझ गए बात को? तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। माना सिंपल चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। पूरी मैं आपको इस प्रकार मेहनत करवा रहा हूं, आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हर चैप्टर के बाद में आप टेस्ट अटेंड कर रहे हो ना दोस्तों? हर चैप्टर के बाद में आप टेस्ट अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे? बताओ जल्दी से। बताओ कर रहे हो ना? हाँ तो बस बिल्कुल यही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में, तो बाद में बात करेंगे। पहले ये तो समझना है ना एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है। और जब हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यार एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही आप लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। जैसे भैया अगर हम लोग बात करें अपने मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन कितने सारे कार्य करता है। आपको दोस्तों एक जने से दूसरे जने को कनेक्ट करवाता है, आपको मैसेज भिजवाता है, आपकी फोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है। तो यार अगर आप लोग चाहते हो मोबाइल फोन इतना सारा कार्य कर रहा है तो इसको एनर्जी की जरूरत है ना, तो इसको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये कार्य नहीं कर पाएगा। सेम जैसे बात करें आपकी मोटरसाइकिल है, वो देखो कितना सारे कार्य करती है। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसके पहिए घूमते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं ना उसमें। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही आप लोग बोलोगे एनर्जी। अगर किसी के पास में एनर्जी है तो वो कार्य कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोगों को एनर्जी जहां से मिलती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, ठीक है? अच्छा सॉरी, हाँ सोर्स तो मैंने बता दी, जहां से एनर्जी मिलती है उसको सोर्स बोलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हेन वी से अ बॉडी हैज एनर्जी, जब हम लोग बोलते हैं ना यार इसके पास में एनर्जी है यानी ऊर्जा है, तो इसका मतलब क्या है? वो कार्य कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल में आप लोगों को पता है एनर्जी होती है, जब उसमें स्पार्क होता है ना, तो वो जब पेट्रोल जलता है ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर किसी के पास में, गाड़ी के पास में पेट्रोल है ना, तो मैं बोल सकता हूं उसके पास में एनर्जी है। और अगर उसके पास में एनर्जी तो वो कार्य कर सकता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब सोर्स यानी स्रोत। वो एनर्जी मिलती कहां से है? तो सोर्स आप लोग बोलते हैं किसको? एनीथिंग आउट ऑफ विच यूजेबल एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसी कोई भी चीज जहां से आप लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऊर्जा निकाल सकते हो, उसे आप लोग क्या बोलोगे? सोर्स ऑफ एनर्जी बोलोगे। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या सन से आपको एनर्जी मिलती है क्या? बिल्कुल दोस्तों, सन से जो ये आप लोग की वेव्स आती है, तरंगे आती है, उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी आपकी कहां से आ रही है? सन से आ रही है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक सोर्स बोल सकता हूं। समझ में आ गई बात को? अगर बात करें सर्दी के समय, चलो छोड़ो, आप लोगों को पता है खाना पकाने के लिए गांव में क्या होता है? वो लकड़ी को जलाते हैं, जिसे आग निकलती है, उसके ऊपर तवा रख के रोटी हम लोग सेक लेते हैं। तो रोटी सेकने के लिए क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी। वो एनर्जी मिली कहां से? इस लकड़ी को जलाने से। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? एक सोर्स हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी आपको यहां से मिल रही है। दोस्तों क्लियर है क्या? समझ में आ गया? अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों? कंटेंट अच्छा है ना? ठीक है, आ जाओ। अब क्या होता है दोस्तों, देयर इज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ऐसा नहीं है सोर्स एक ही है, केवल यही एक सोर्स है, केवल यही एक सोर्स है। बहुत अलग अलग प्रकार के सोर्स होते हैं। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं कौन से सोर्स से एनर्जी लूं? वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपको एनर्जी कितनी चाहिए, आप लोगों को उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है उस एनर्जी को आप लोग कितना स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप लोग कोई एक ऐसी बाइक लेकर आए जो सूर्य के प्रकाश से चल सकती है,
लेकिन क्या आप लोग उस बाइक को रात को चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। जबकि आपकी जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसको तो सुबह, दिन, रात, शाम, बारिश कभी भी चला सकते हो। बट जो बाइक सूरज से चलेगी, मान लो सोलर एनर्जी से चल रही है, तो क्या उसको आप लोग रात को चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते, है ना। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार का, जैसे क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो आप, है ना। अगर कोई भी डाउट आता है ना, मतलब टेक्निकल, सारी पीडीएफ कहां मिलेगी, वो कहां मिलेगी, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लिया करो, 7374019437 पे, ठीक है। 1000 बार मैंने आपको बता दिया। आ जाओ। अब बात आती है कि सर मैं एक अच्छा सोर्स किसको बोलूं। जैसे आपने बोला कि सन भी एक सोर्स है, पेट्रोल भी एक सोर्स है, मान लेते हैं सर आपने कोई तीसरी चीज और बता दी, वो भी एक सोर्स है। सर मैं एक अच्छा सोर्स किसको बोलूंगा? आ जाइए दोस्तों। अच्छा सोर्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसकी अवेलेबिलिटी इजी हो, जो हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। अगर इजी अवेलेबिलिटी है उस सोर्स की, कहीं पर भी आपको मिल जाए, तो आप लोग बोलेंगे यार वो एक अच्छा सोर्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो यार इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। क्या पता उस सोर्स से एनर्जी लेने के लिए आपको इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, फिर उसको एक अच्छा सोर्स थोड़ी बोलेंगे, हम उसको खराब सोर्स बोलेंगे। दोस्तों तीसरी चीज है, आप लोगों को पता है, बहुत सारे फ्यूल। अब आप लोग बोलेंगे सर फ्यूल यानी ईंधन किसको बोलते हैं? दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनको आप लोग जलाओगे ना तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको आप लोग बोलेंगे फ्यूल। तो फ्यूल से आपको एनर्जी मिल रही है, तो फ्यूल भी एक प्रकार का सोर्स ही तो है। तो जब फ्यूल को आप लोग जलाओगे, एनर्जी तो मिलती है, साथ में उनसे कुछ स्मोक, धुआं भी निकलता है। जैसे आप लोग देखोगे पेट्रोल की गाड़ी में देख लो, डीजल की गाड़ी में देख लो, इवन लकड़ी को आप लोग जलाओगे उससे भी धुआं निकलेगा। तो हम लोग एक अच्छा सोर्स किसे बोलेंगे? जिससे स्मोक कम निकलता हो, धुआं कम निकलता हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कैलोरी मान उसका ज्यादा होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे सर कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान किसको बोलते हैं? आइए समझिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई फ्यूल है, मान लो कोयला, कोई सा भी मान लो, कोई सा भी फ्यूल मान लो, मैंने आपको बोला उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 2 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये है पहले नंबर का फ्यूल। कोई दूसरे नंबर का फ्यूल है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 4 किलो जूल पर केजी। बताओ कौन सा फ्यूल अच्छा है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। और इन दोनों का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बताओ पहले कमेंट करके। बताओ। देखो दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम इस फ्यूल को आप लोग जलाओगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 2 किलो जूल। अब बात करते हैं इसमें, इसमें 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। तो कौन सा फ्यूल अच्छा है? ये वाला, क्योंकि इससे आपको 4 किलो जूल एनर्जी मिल रही है, जबकि इस वाले से केवल आपको 2 किलो जूल एनर्जी मिल रही है ना। तो हम लोग कौन सा फ्यूल लेंगे? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? इधर लिख देता हूं साइड में, 1 किलोग्राम फ्यूल जलाने से जो एनर्जी मिलती है, जलाने से जो एनर्जी मिलती है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ। सर और क्या विशेषता होनी चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब आप लोग लकड़ी को जलाते हो तो उसके बाद में कुछ अवशेष बचते हैं क्या? कुछ वेस्ट बचता है क्या? आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई फ्यूल ऐसा है जिसको जलाने के बाद में जो वेस्ट बच रहा है, बहुत ज्यादा बच रहा है, तो आप लोग उसको अच्छा फ्यूल बोलोगे कि नहीं यार कितना कचरा हो गया यार? तो आप लोग क्या बोलोगे? हम लोग अच्छा फ्यूल उसको बोलोगे जो जलने के बाद में आपके जो रेजिड्यू मिले, अवशेष मिले, काफी कम मिल रहे हैं, तो उसको मैं एक अच्छा फ्यूल बोलूंगा। दोस्तों चौथी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यार आप लोग स्टोर कर सको। अब आप एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो पेट्रोल जो है, अगर इसमें कुछ ऐसी खासियत होती कि आप लोग गाड़ी में डलवाओगे ना, उसके 2 दिन तक ही ये गाड़ी में रह सकता है, अगर आपने यूज नहीं करा तो उड़ जाएगा, तो क्या उसको हम अच्छा फ्यूल बोलेंगे क्या? यार हमारी इच्छा है 3 दिन बाद यूज करे, 10 दिन बाद करे, गाड़ी चलेगी तभी तो यूज होगा। तो पेट्रोल देखो कितना अच्छा फ्यूल है, आप लोग उसको बहुत ज्यादा समय के लिए स्टोर कर सकते हो,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप लोग उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं जयपुर में बहुत सारा पेट्रोल है, मुंबई में पेट्रोल की मात्रा कम है, तो जयपुर से मुंबई ले जा सकते हो, आप लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो ना। तो ये भी एक अच्छे सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गई है तो सब थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं ना, उसको आप लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है दोस्तों कन्वेंशनल सोर्स यानी परंपरागत स्रोत, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स जिसे आप लोग हिंदी में गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, परंपरागत, कन्वेंशनल आज तक जैसा चला हुआ आ रहा है, जैसे हमारे बहुत पीढ़ियां, मतलब पीढ़ियों से जो जिस चीज पे हम लोग डिपेंड करते हुए आ रहे हैं, जिस सोर्स को हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, उसको आप लोग बोलेंगे कन्वेंशनल सोर्स। जैसे भैया पेट्रोल हो गया, भाई पेट्रोल से लाखों साल पहले भी एनर्जी निकालते थे, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई, वुड वगैरह हो गया, कोयला वगैरह हो गया, ये सारे के सारे क्या है? कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है? आजकल आप लोगों को पता है जो हवा होती है ना, विंड, हवा में जो एनर्जी होती है ना, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं बिजली बनाने में। जैसे बात करें जो समुद्र की लहरें होती है ना, हमने क्या देखा, समुद्र में की लहरें हैं, लहरें अगर चल रही है तो उनके पास में एनर्जी है, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो ये पहले थोड़ी इस्तेमाल करते थे, अब रिसेंट में टेक्नोलॉजी आई है जो सन से जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो इसको आप लोग बोलोगे नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि इनका इस्तेमाल पहले नहीं होता था, आधुनिक समय में होने लगा है, मॉडर्न टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी के बाद में होना लगा है, तो उसको नॉन कन्वेंशनल बोलोगे। तो नॉन कन्वेंशनल के एग्जांपल आप लोगों के कौन कौन से हो जाएंगे, जल्दी से मुझे बताइए। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी आप लोग किससे बोलते हैं? समुद्र में जो लहरें आती है उनमें जो एनर्जी होती है उसे ही आप लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य में जो ऊर्जा होती है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले नहीं करते थे, ये रिसेंट टेक्नोलॉजी में हम लोग करने लगे हैं। और कौन सा मैंने बताया था? एक विंड एनर्जी बताया था, हवा में जो ऊर्जा होती है। आई होप आप लोगों को यह दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, किसे आप लोग कन्वेंशनल बोलेंगे, किसे आप लोग नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे। आ जाइए दोस्तों, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स यानी परंपरागत स्रोत की। दोस्तों फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, कोल यानी कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्स है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, संज्ञा जी बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बिल्कुल दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपका कन्वेंशनल सोर्स ही है, परंपरागत स्रोत ही है। मैं आपको लिख देता हूं, टेंशन ना लीजिए, अभी आगे भी एक एक के बारे में पढ़ेंगे तब भी मैं वहां पर बताता, बट ठीक है यहां पर भी मैं लिख देता हूं। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, अब आप लोग बोलेंगे सर न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। कोल क्या होता है, ऑयल, नेचुरल गैस, सब आपको एक एक में डिटेल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखो समझो मेरी बात को, अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में मैं बता देता हूं। फॉसिल फ्यूल किसको बोलोगे? दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है जिनकी डेथ हो गई, अब दोस्तों डेथ होने के बाद में वो जमीन के अंदर दब गए बहुत लाखों करोड़ों साल, तो जब लाखों करोड़ों साल के बाद में जब वो आप लोग उसको निकालोगे ना, तो आप लोग जब उनको जलाओगे ना तो उनसे आपको एनर्जी मिलेगी। तो अगर किसी चीज को जलाने से एनर्जी मिल रही है तो उसे आप लोग बोलेंगे फ्यूल यानी ईंधन। और फॉसिल, फॉसिल का मतलब है जीवाश्म, जीवाश्म यानी जीव के जो अवशेष बचते हैं ना, अगर कोई जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, अगर लाखों करोड़ों साल ऐसे उनकी बॉडी को रखोगे ना आप लोग, तो जब आप लोग उनको लाखों करोड़ों साल बाद में जलाओगे ना तो उनसे एनर्जी मिलेगी, यानी वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? दोस्तों बात करें कोल की, कोयला आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक कन्वेंशनल सोर्स है, बहुत पीढ़ियों से हम लोग इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। नेचुरल गैस, अब आप लोग बोलेंगे सर नेचुरल गैस क्या होती है? कौन बताएगा नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरल यानी ये आप लोगों को प्रकृति में मिलती है, हम नहीं बना रही है। जैसे इंडिया वाले बोले यार हम बना लेते हैं नेचुरल गैस, एक फ्यूल ही तो है ये नेचुरल गैस, तो इसको जलाओगे तो एनर्जी मिलेगी, तो चलो नेचुरल गैस हम भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको नेचुरली मिलती है, कुदरत की देन है यार। ये कहां पर मिलती है? ये आपको मिलती है जब ये अंदर, जब है ना जमीन के अंदर जो बहुत ज्यादा खुदाई करोगे ना, तो वहां पर कई कई देश ऐसे हैं, जैसे रशिया की बात करें जहां पर ये नेचुरल गैस पाई जाती है। बहुत ज्यादा खुदाई करोगे तो इसका फायदा क्या है? क्योंकि इसको जलाओगे ना एनर्जी मिलेगी।
तो इसलिए तो यार रशिया को दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा क्या है, रिसोर्सेज है, उनके पास में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग बोलोगे सर ऑयल कहाँ से मिलता है? ऑयल भी दोस्तों जब मिट्टी की खुदाई करोगे 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 तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ऑयल मिलता है, भारत में नहीं है, टेंशन मत लो, सऊदी अरब वगैरह इनमें खूब मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स यानी गैर परंपरागत स्रोत। पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे इन सोर्सेज का, बट रिसेंट टाइम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य में जो एनर्जी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइडल एनर्जी यानी जो समुद्र में जो लहरें हैं उसमें जो एनर्जी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों वेव एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी। अब आप लोग बोलेंगे सर ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, इसको समझाइए, बहुत कंफ्यूज करता है। देखो कुछ भी नहीं दोस्तों, जियो का मतलब होता है अर्थ। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। पढ़ा है क्या? अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा बताओ, बोलते नहीं हो ना तुम यार, ये तो दिक्कत है तुम्हारी। दोस्तों जियो थर्मल, थर्मल का मतलब है हीट, जियो का मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी। दोस्तों होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जब आप लोग अंदर आओगे नीचे तो यार यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रहती है, गर्मी रहती है, उष्मा होती है। तो उसी हीट का आप लोग इस्तेमाल करके एनर्जी प्राप्त कर रहे हो, तो इसको आप लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। समझ में आ गए? तो दे आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स एंड दीज आर कन्वेंशनल सोर्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने तो है ना एक चीज और पढ़ी थी कि रिन्यूएबल सोर्स किसे बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स किसको बोलते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, आपने उसको जलाया, उससे एनर्जी मिल गई। अब जो लकड़ी जल चुकी, क्या उसका वापस इस्तेमाल कर सकते हो क्या आप? वो खराब हो गई ना वो, अरे वो खराब हो गई ना यार, बताओ बताओ, वो खराब हुई है? नहीं हो गई ना यार। तो उसको रिन्यू करा सकते हो क्या? रिन्यू, जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइसेंस कार्ड हमारा एक्सपायर हो गया, इसका रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो क्या लकड़ी को वापस रिन्यू करवा सकते हो क्या? नहीं करा सकते यार, तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। जैसे बात करें हम लोग और कोई हवा की बात करें, दोस्तों हवा चल रही, उसे एनर्जी मिल गई, थोड़ी हवा खराब हो गई यार, हवा तो चलती जा रही है, वापस और आ जाएगी हवा। तो क्लियर है आपके पास में? आ जाओ। तो आइए मैं आपको समझाता हूं रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स आप लोग किसको बोलोगे। रिन्यूएबल सोर्स आप लोग किसको बोलोगे, जिसका आप लोग फिर से यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गई। जैसे भैया टाइडल वेव्स है, टाइडल यानी समुद्र में जो आप लोगों की लहरें आ रही है ना, लहरें आ रही है। अब यार उन लहरों में जो आई उनसे एनर्जी निकल गई, इसका थोड़ी वो लहरें खराब हो गई, वो वापस मिल गई, थोड़ी देर बाद में वापस आ जाएगी लहर बन के। वो समझ में आ गई बात को? और मैं आप लोगों को बताऊं जियो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो, हाइड्रो किसको बोलते हैं समझो। देखो हाइड्रो जो वर्ड होता है पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको आइए छोटा सा मैं यहां पर समझा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों होता क्या है, एक हमारे देश में अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट है। पावर प्लांट क्या है, किसे बोलते हैं, जहां पर बिजली बनती है। बिजली क्या एक प्रकार की एनर्जी तो है। तो इस अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? पानी में जो एनर्जी होती है। सर पानी में कौन सी एनर्जी होती है, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझाता हूं हाइड्रोलिक पावर प्लांट में होता क्या है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइट पर क्या स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, पानी को स्टोर किया जाता है। समझ में आ गई बात को? जैसे मान लो ये जमीन है, आप लोग मुझे बताइए जब आप लोग बहुत ज्यादा हाइट पे, सॉरी बहुत ज्यादा हाइट पे आप लोग पानी को स्टोर करोगे तो उस पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी सर, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आप लोग क्या लगा दो, इसमें लगा दो आप लोग पाइप। क्या लगा दो? पाइप लगा दो। अब होगा क्या, यहां पर एक उपकरण होता है जिसे आप लोग बोलते हैं टरबाइन। आप लोग बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं, सर मुझे डेंगू हो गया, क्या करे, क्लास मिस हो रहा है। अजय कुमार जी आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, पहले सेहत का ध्यान रखिए, सेहत सही है तो सब कुछ है। जब आप सही हो जाएंगे तो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख लीजिएगा, ठीक है? आ जाओ। अब समझिए मेरी बात को दोस्तों, यहां पर एक चीज होती है जिसे आप लोग बोलते हैं टरबाइन। अब आप लोग बोलेंगे सर टरबाइन क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं किस लिए बैठा हूं, बताने के लिए तो बैठा हूं ना। दोस्तों होता क्या है, वहां पर आप मान लो टरबाइन में पहिया होता है,
इसमें ऐसे ब्लेड लगी होती है। क्या लगी होती है? ऐसे ब्लेड लगी होती है। अब मैं आपको बोलूं, चलो मान लो पंखा है, आपके रूम में पंखा लगा हुआ है। दोस्तों अगर मैं पंखे को घुमाऊंगा तो आपको हवा आएगी, क्या मजा आएगा क्या? लेकिन मैं बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको घुमाने के लिए, मैं अपने हाथ से घुमा रहा हूं। मजा आ गया ना? मजा आ गया ना? तो यहां पर भी क्या होता है दोस्तों? टरबाइन होता है जिसपे ब्लेड लगी होती है। अब दोस्तों जब इतने हाइट से पानी आएगा तो उसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो नीचे आते आते वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और उसके पास बहुत ज्यादा गति होगी। जैसे ही वो पानी इस पे आके टकराएगा ना तो ये क्या होगा दोस्तों? घूमेगा। क्या होगा? ये घूमेगा, जिससे क्या बनती है? बिजली बनती है। समझ में आ गया? अब दोस्तों ऐसा थोड़ी कि जो पानी आपका इस ब्लेड पे आके गिरा तो पानी अब वो खराब हो गया, उसको वापस ऊपर ले जाओ, वापस यूज कर लो। तो क्या मैं आपका हाइड्रो एनर्जी को मैं रिन्यूएबल यानी क्या बोलते हैं, ये रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय बोल सकता हूं कि नवीकरणीय। दोस्तों इसका है ना हिंदी सॉरी गलत होगी, नवीकरणीय आगे तरह ना, बताओ। तो रिन्यूएबल यानी आप लोगों का मैं बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या रिन्यूएबल इसको? क्योंकि वापस यूज कर पा रहा हूं ना। अभी आगे हम लोग और बात करेंगे। तो देखो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे आप लोग का एनर्जी है ना, आपको ऑयल से भी मिलती है, यूरेनियम से भी मिलती है, कोल से भी मिलती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कोल से यानी कोयले से, प्रति साल आप जो एनर्जी लेते हो वो कितने लेते हो? 900 टेरावाट। टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12। जैसे ऑयल से जो आपको प्रति साल एनर्जी जो लेते हैं हम लोग जनरली 240 टेरावाट लेते हैं। यूरेनियम से बात करें तो प्रति वर्ष 90 से 300 टेरावाट हम लोग यूरेनियम से एनर्जी लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे यूरेनियम क्या है? मैं भी आपको जब न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे अपने आप समझ में आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, ये यूरेनियम क्या होता है, प्लूटोनियम क्या होता है, थोरियम क्या होता है। समझ गए? तो अभी इस स्लाइड का उद्देश्य केवल मेरे को आपको यह समझाना था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। चलो तो अब एक एक सोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों पहले मुझे बताइए कंटेंट कैसा लग रहा है, मजे आ रहे हैं? तो मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं बस आपसे ये करता हूं कि बस जो मैं मेहनत कर रहा हूं अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लो और कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों लोगों को भी बताइए, क्योंकि बहुत जनों को लगता है कि सर आपका कोर्स का साइज 2000 है, 1000 है, 8, तो उनको लगता है सर वो वाले सर तो 100 में दे रहे हैं। तो मैं उनको एक ही कमेंट करता हूं, जब आपको वहां पर 100 पे मिल रहा है तो आप यहां पर क्यों आ रहे हैं? तो अगर आपने यहां पर आने के लिए 600 रुपए, 800 रुपए, 2000 रुपए अगर आप दे रहे हो तो दोस्तों आप कंटेंट देखना, मजा आ जाएगा। दिन रात मेहनत लगती है, एक एक स्लाइड बनाने में 1-1 घंटा लगता है, और आप देख रहे पा रहे हो यार कितनी मेहनत लग रही है यार आपकी, है ना? तो आप समझिए उस मेहनत को, आप ही के लिए। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों बात करते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। दोस्तों मैं बता चुका हूं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। हाँ सर आपने बताया था फॉसिल फ्यूल क्या होता है। सर जब है ना प्लांट और एनिमल है ना जब मर जाते हैं तो दब जाते हैं ना लाखों करोड़ों साल के बाद में, सर वो जो बनते हैं ना उसको फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। क्यों बोला आपने फ्यूल इसको? क्योंकि सर इसको जलाने से एनर्जी मिलती है। फॉसिल क्यों बोल रहे हो? जीवाश्म क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जीव के कुछ अवशेष है, ये जीव से बने हैं ये। ठीक है, आ जाओ। तो फॉसिल फ्यूल आप लोग किसको बोलोगे? मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। फॉसिल फ्यूल्स आर कंपाउंड मिक्सचर मेड ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर अगो। सर क्या बोला, समझ में ही नहीं आया? समझाता हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों जब आपके प्लांट या एनिमल जब उनकी डेथ हो जाती है और वो बहुत सालों तक, लाखों करोड़ों साल तक जब वो दबे रहते हैं, वहीं पर रहते हैं ना, तो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनको आप लोग जलाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। ये है आपका फॉसिल फ्यूल का मतलब। चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, सर कोयला क्या होता है? सर मैंने तो सुना है कोयला भी लकड़ी से ही बनता है, पेड़ से ही बनता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने कुछ गलत नहीं सुना। समझो मेरी बात को, आ जाओ। दोस्तों कोल क्या है? एक आप लोगों का कंबसेबल। कंबसेबल का मतलब है ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब क्या है? जो जल सके। अब यार अब आप पत्थर को जलाओगे, किसी को जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? कोल जल सकता है, इसलिए हम लोग इसको कंबसेबल बोलेंगे। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है या ब्राउनिश ब्लैक, आप लोग इसको बोल सकते हो। अब दोस्तों बहुत जनों को लगता है कोयले में केवल कार्बन होता है, ऐसा नहीं है।
हाँ, कोयले का जो मेजर पार्ट है उसका कार्बन होता है, बट कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कोयले में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप लोगों के ऑप्शन में बहुत सारी चीज होती है, तो आप लोग ये ना बोले सिर्फ कार्बन पाया जाता है। दोस्तों 4 तत्व और पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि सर कोल जो होता है उसका फॉर्मेशन यानी उसका निर्माण कैसे होता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है यार, ये एक लड़का है श्रीनू पोटनरी जी, एक ही कमेंट कर रहा है सर बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। बाकी बच्चे बेवकूफ है क्या जो पढ़ रहे हैं? बफरिंग हो रहा है तो इंटरनेट चेक करो यार, सब सही चल रहा है, मैं अपने सामने देख रहा हूं सब। आ जाओ, देखो बात करते हैं कोयला जो होता है ना वो बनता कैसे है। देखो प्लीज इस लाइन को आप लोग समझना, इस डायग्राम को आप लोग देखना, बहुत मजा आप लोगों को आने वाला है। ठीक है सर समझाइए। देखो क्या लिखा हुआ है, coal is formed when dead plants matter decay into peat and is converted into coal by the heat and pressure। शायद समझ में नहीं आया मेरे को, कोई बात नहीं। दोस्तों क्या आप लोगों को डेड प्लांट समझ में आता है? मृत पौधा। दोस्तों हर प्लांट की एक एज होती है अपनी यार, जैसे इंसान की, जैसे गधे की एक एज होती है, उम्र होती है, हमारी होती है। मैं बोल रहा हूं हर चीज की एक एज है यार जीवन में। इवन हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे आरबीसी, उसकी भी एक एज है, 120 दिन के बाद में वो आरबीसी खराब हो जाती है, उसके बाद में नई आरबीसी बनती है ना। तो सिमिलरली दोस्तों प्लांट की भी एक एज होती है। तो जब कोई डेड प्लांट यानी पौधा आप लोगों का या पेड़ आप लोगों का मर गया, अब उसका क्या होगा, डिकेइंग होना स्टार्ट होगा, अब उसका अपघटन स्टार्ट होगा, टूट के गिरना स्टार्ट होगा। क्लियर है क्या? तो जब आप लोगों का पेड़ या पेड़ का कुछ पार्ट आप लोगों का टूटता है तो बहुत समय के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीट में कन्वर्ट हो जाता है। पीट किसमें? पीट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इस पीट से ही क्या बनता है? कोल बनता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों का पीट होता है ना, ये बहुत प्रेशर में जब दबा रहता है अर्थ के नीचे, बहुत प्रेशर, अर्थ में आपको पता है बहुत हीट होती है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत टाइम और बहुत प्रेशर के बाद में आपका ये जो पीट होता है ना वो किस में कन्वर्ट होता है? कोल में कन्वर्ट होता है। और इस कोयल को कैसे निकाल सकते हो? खुदाई करके, खुदाई करके, खुदाई करके, खुदाई करके आप लोग इस कोयल को निकाल सकते हो। तो बोला जाता है ना कि आपकी वैल्यू बनेगी, बस आपको 2 चीजें करनी है। आपको एक तो टाइम देना है, हर चीज आपको एक समय पर ही मिलेगी। ठीक है, समय देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कोई सक्सेस शॉर्ट टाइम में मिल रही है, जैसे मान लो 2 महीने की मेहनत में मिल गई, 1 महीने की मेहनत में मिल गई, 6 महीने की, तो उसकी बहुत ज्यादा कुछ वर्थ नहीं होगी। ठीक है, या जो आपको 4 महीने में मिल गई, 2 महीने में मिल गई यार, फिर उसका आपने उसके लिए इन्वेस्ट कितना किया? 1 महीना तो किया, 2 महीने आपने उसके लिए मूल्य कितना चुकाया? अपना 2 महीना चुकाया है। तो जो आप लोगों को वो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 2 महीने के हिसाब से मिलेगा यार। एक तो आप लोग भैया कोई चॉकलेट खाओ 1 रुपए की, एक खाओ आप लोग 20 रुपए की, तो फर्क नजर आएगा ना। तो सेम मैं चीज यहां पर बोल रहा हूं कि आप लोग भी जब आप लोग टाइम देंगे, बहुत सारा प्रेशर आप लोगों को झेलना पड़ेगा, और आप लोग उसको अगर अच्छे से झेलेंगे तो आप लोगों के दोस्तों वैल्यू बिल्कुल, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो इतना मिलेगा कि दुनिया पागल होगी आपके लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर पेट्रोलियम। अब सर ये पेट्रोलियम क्या है? सर मुझे पता है पेट्रोल क्या है। मैंने बोला क्या सर, मैं जब पेट्रोल भरवाने जाता हूं ना तो वो मेरी गाड़ी में डालता है ना, उसको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं या पेट्रोल बोलते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला है, लेकिन इससे होगा क्या? इसमें क्या है दोस्तों, इसको जब आप लोग जलाओगे ना तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो सर मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इसको गाड़ी में डलवाता हूं तो मैं तो सर बत्ती लगाता ही नहीं हूं, माचिस लगाता ही नहीं हूं, तो एनर्जी कैसे मिल गई? दोस्तों आप नहीं लगाते, बट आपका जो इंजन है वो लगाता है। इंजन बत्ती लगाता है क्या? नहीं, इंजन में क्या होता है, आपके इंजन में एक स्पार्क प्लग होता है जो कि क्या करता है, इसमें स्पार्क लगाता है, चिंगारी लगाता है, जिससे ये जलेगा, उससे क्या मिलेगी? एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर गाड़ी जल गई तो? दोस्तों पूरा पेट्रोल में एक साथ स्पार्क नहीं लगता, थोड़ा सा पेट्रोल आता है आपके इंजन के अंदर, फिर उसमें स्पार्क लगता है। पूरा का पूरा जो पेट्रोल होता है वो आपके फ्यूल टैंक में होता है, उससे कुछ कुछ पेट्रोल आप लोगों के इंजन में जाता रहता है और वहां पर स्पार्क प्लग की मदद से आपको एनर्जी मिलेगी। दोस्तों एक लड़का है विनय, सर साइंस ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जिससे हमें कोई और बैच ना लेना पड़े, प्लीज प्लीज। विनय जी मैं तो उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं, लेकिन
आप उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे। बाकी सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप चलो इसी हिसाब से पढ़ाना जिससे और कहीं नहीं पढ़ना पड़े, चलो इसी हिसाब से पढ़ाना जिससे और कुछ नहीं पढ़ना पड़े। तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुम इस बैच में ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी सारा बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बस पढ़ लो। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो सर, ऐसे पढ़ाना है ऐसे। मुझे मत बताओ, मुझे पता है मुझे आपके लिए क्या करना है, बेस्ट करना है हमेशा से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ जाओ। हाँ, बात करते हैं दोस्तों पेट्रोलियम है क्या। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है पेट्रोलियम को हम लोग कच्चे तेल के रूप में भी जान सकते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल। अब सर ये कच्चा तेल क्या होता है? देखो जैसे आपको पता है इंडिया जो होता है वो रशिया से क्या खरीदता है? कच्चा तेल खरीदता है। ये अलग अलग जगह है। उस कच्चे तेल में दोस्तों कुछ और एडिटिव्स मिलाया जाता है जिससे उसकी प्रॉपर्टी और इंप्रूव हो सकता है जो पहले जलने पर 100 जूल एनर्जी दे रहा था, अब हो सकता है उसमें कुछ और डालने पर वो 120 जूल एनर्जी दे रहा है। समझ में आ गया? तो यार कच्चा तेल तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों की। समझ में आ गया? तो यार ये जो कच्चा तेल होता है आप लोगों का, जो जिसको आप एक फ्यूल मान सकते हो, वही एक पेट्रोलियम का मेन पार्ट है। तो ये किसके बना होता है सर? इसमें होते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब सर ये हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन आप लोगों के, सॉरी यार, हाइड्रोकार्बन ऐसे पदार्थ होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। जैसे मैं बात करूं CH4 मीथेन, क्या इसको मैं हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। C2H6 इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। C3H8 इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब सर ये मिलेंगे कहां पर? आप लोग ये देखो, जैसे मान लो यार हम लोग तो रहते हैं यहां पर, देखो इसके कितने नीचे 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 कितने नीचे मिलते हैं। तो कितना नीचे मिलते हैं आप लोगों के। अब सर ये नीचे रखे कौन आया? यार ये नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं। अब दोस्तों वो देश खुश है या उस देश को कोई दिक्कत नहीं है जहां पर खुदाई करने पर ये तेल मिल जाए? तो ये हर जगह नहीं मिलता है। रशिया में काफी मात्रा में है, आप लोगों का अरब वगैरह साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबके पास में नहीं है, तो जिनके पास है वो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? उनको मिलेगा पैसा। तो अगर हम लोग बात करें मेजर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का, मतलब कौन कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है, तो क्या यहां पर आपको इंडिया का नाम देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि यार हमारे पास में नहीं है यार। तो भैया किसके पास में? दोस्तों सऊदी अरब की अगर हम लोग बात करें, 17% जितना भी एक्सपोर्ट होता है पेट्रोल का वो किसके द्वारा होता है? सऊदी अरब के द्वारा होता है। इराक के द्वारा होता है दोस्तों 5%, कतार के माध्यम से होता है 3%, रशिया के माध्यम से होता है 13%, नॉर्वे के माध्यम से होता है 3%, नीदरलैंड के माध्यम से होता है 2%। समझ में आ रहे हो बात को? क्लियर है क्या? अरे समझ, वेनेजुला के माध्यम से होता है 3%, ब्राजील के माध्यम से होता है 1%, मैक्सिको के माध्यम से होता है 3%। तो जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा तो इसमें आप लोगों को दिख जाएगा। वियतनाम से होता है 0.46%, ओमान से होता है 2%, कुवैत से होता है 4%। क्लियर है? तो काश इंडिया भी इस लिस्ट में होता, बट कोई नहीं यार, हर चीज सबके पास में नहीं होती। तो मुझे बताइए इंडिया के पास में क्या ज्यादा है? इंडिया के पास में क्या ज्यादा है? बाकी लोग ये पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? बताइए, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? कौन बताएगा? हमारे पास में क्या है जो दुनिया हमसे लेने आती है? बताओ, अलग अलग देश, हमारे पास में ऐसी कौन सी चीज है? जब तक मैं नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस स्टार्ट करता हूं, देखो दोस्तों नेचुरल गैस जो होती है ना, प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, ये भी एक फ्यूल है। सर आपने इसको फ्यूल क्यों बोला? क्योंकि जब मैं इसको जलाऊंगा तो इससे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, यानी ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, चावल है, शुगर है, अनाज है, बिल्कुल दोस्तों हमारे पास में ये सारी चीजें। अब आ जाओ दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी नेचुरल गैस है ना, इसको फॉसिल गैस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टीमेटली प्लांट एनिमल्स वगैरह इनके उनसे ही आपकी बनती है। इसमें भी आप लोगों के ये हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा होता है? इसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये मिलता कहां पर है? तो दोस्तों यहां पर हम रहते हैं, थोड़ा नीचे आओगे सॉइल मिलेगी, मृदा,
फिर आप लोगों को वाटर, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी गैस, जो कि क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग मैकेनिज्म से इन गैस को निकाला जाता है। और दोस्तों इस गैस को बेचा जाता है अलग अलग कंट्री में, क्योंकि भैया उससे पैसा मिलेगा। अलग अलग कंट्री क्यों लेगी, क्योंकि यार एक फ्यूल है यार। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बात करते हैं एक नेचुरल गैस जो रिसोर्सेज है, इसकी जियोलॉजी हम लोग समझते हैं। देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। जैसा कि मैंने बताया, ये क्या हो गया, ये आपकी लैंड सरफेस हो गई। क्लियर है क्या, ये सरफेस हो गई। अब दोस्तों इसके नीचे 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 देखो, आपने क्या ज्योग्राफी पढ़ी है, क्या ज्योग्राफी पढ़ी है क्या? तो जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे ना, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो आपका कहलाता है सैंडस्टोन। यार अगर देखो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उन्होंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, है ना। और नीचे आओगे ना, तो यहां पर आप लोगों का ये जो पार्ट होगा ना, वहां पर क्या बनेगी, मिलेगी आप लोगों को गैस मिलेगी। ठीक है, हर जगह नहीं मिलती आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशन में। इंडिया में तो भैया नहीं है, रशिया इस मामले में सबसे आगे है। चलो अब एक चीज आप लोग समझो। आप लोग बोलेंगे कि सर मैं तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता ही नहीं हूं। क्यों नहीं करते? करते हैं हम लोग सभी। क्या आपने सीएनजी गैस सुना है? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी ये भी एक प्रकार की नेचुरल गैस है जिसको कंप्रेस किया हुआ है, संपीड़ित किया हुआ है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में किया हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो होता क्या है इस सीएनजी के बारे में, देखो सीएनजी गैस का इस्तेमाल आप लोगों को पता है फ्यूल के रूप में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सीएनजी, वैसे ही एक और होती है आप लोगों की एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी में डिफरेंस क्या है? देखो समझो मेरी बात को, प्लीज मेरी बात को समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो सीएनजी जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, एक होता है आपका एलपीजी जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोनों ही क्या है? फ्यूल है। दोनों के ही जलने से एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों सीएनजी में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? मीथेन की पाई जाती है। जबकि एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है किसकी? प्रोपेन और ब्यूटेन की। इन दोनों के मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूं आप लोगों को, C3H8 और C4H10। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, जब घर में एलपीजी गैस लीक होती है तो आप लोगों को अजीब सी वो आती है क्या? विनय जी बोल रहे हैं सर आपने जो रेस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी को दर्शाता, आप बेस्ट टीचर की सोच नहीं रखते। तो बेस्ट टीचर की क्या रखो? विनय जी बार बार एक ही कमेंट कर रहे थे, सर ऐसा कंटेंट देना, मतलब 10-15 मिनट से पढ़ नहीं रहे वो। तो शायद आप बेस्ट स्टूडेंट, भाई मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर वो है जो कंटेंट में मेहनत करे। मैं कर रहा हूं। बेस्ट टीचर वो है जो बच्चे को साफ, चाहे कड़वा लगे बट सही वाणी बोल दे। तो आपको मैं हर क्लास में बोलता हूं यार बस मेहनत पे ध्यान दो, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। हर क्लास में एक ही चीज घूम फिर के बोले सर ऐसा कंटेंट देना हमको वापस नहीं पढ़ना पड़े। अरे दोस्तों पढ़ो तो सही। 20 मिनट से एक कमेंट कर रहे हो। तो आपको ये मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन ये रियलिटी है यार। मैं भी जब स्टूडेंट था मेरे कि सर बताओ ये कराना सर वो कराना, बट मैं खुद से कभी मेहनत नहीं करता था। तो पढ़ने पे ध्यान दो, सब चीजें बेटर होगी। पढ़ो, टेस्ट अटेंड करो, देखो कितनी चीज आ रही है, सब बढ़िया होगा। फिर भी आपको लगता है कि मेरे से गलती है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिए। देखो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, जब आपके या किसी भी घर में आपको पता है एलपी जब आप सिलेंडर लीक होता है तो अजीब सी बदबू आती है। दोस्तों क्या वो बदबू आना जरूरी है क्या? बिल्कुल सर वो बदबू आना जरूरी है, क्योंकि अगर खुशबू आई तो हम तो मजा आ जाएंगे, अरे वाह खुशबू आ रही है, हाँ वाह, आने दो यार प्लीज, कोई बंद मत करो। दोस्तों बदबू आनी चाहिए जिससे आप इरिटेट हो तो भागो, यार बदबू कौन सी आ रही है, फिर आप लोग उसको बंद करो। तो चला के उसमें ऐसी चीज मिलाई जाती है जिससे अगर वो लीक हो तो आपको बदबू आए, आपको इरिटेशन हो और आप तुरंत जाके बंद करो। वरना यार खुशबू वाली चीज आप तो बैठे रहोगे यार। और मान लो एलपीजी इस रूम में मान लो बहुत सारी गैस आ गई, तो गलती से अगर किसी ने माचिस लगा दी, गलती से ना किसी ने माचिस लगा दी तो यार आग लग सकती है हमारे यहां पर। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, तो इसमें हम लोग मिलाते हैं आप लोगों का मर्केप्टेन, इथाइल मर्केप्टेन पूरा नाम होता है इसका। तो ये हम लोग मिलाते हैं और इसमें जो बदबू आती है वो कैसी आती है? सड़े हुए अंडे जैसी आती है, अजीब सी आती है ना, गंधक जैसी आती है। गंधक यानी सल्फर, सल्फर या जो रोटन एग होती है, ऐसी आप लोगों की इसमें स्मेल आती है जो आप लोगों को बहुत इरिटेट करती है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं।
इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको थर्मल पावर प्लांट समझाऊंगा, हाइड्रो पावर प्लांट समझाऊंगा, बायोमास आपको समझाऊंगा, बायोफ्यूल आपको समझाऊंगा, विंड एनर्जी समझाऊंगा, सोलर एनर्जी समझाऊंगा, टाइडल एनर्जी में आपको समझाऊंगा, जियोथर्मल एनर्जी समझाऊंगा और न्यूक्लियर एनर्जी। दोस्तों ये थोड़ा बड़ा चलेगा क्योंकि इसमें आप लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट भी समझना पड़ेगा और वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? लैंग्वेज चेंज करो टेस्ट में संज्ञा जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोनों ऑप्शन आते हैं। और बताइए, और कोई डाउट हो आपके? और बताओ। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी सारी चीज आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको बस लेकिन पढ़ना है। पढ़ाई करोगे सारी चीजें बेस्ट होती जाएगी। अब फिर तुम क्लास में मजाक भी कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बस पढ़ाई करते रहो आप, ठीक है? और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों का चैप्टर हो उसके बाद में प्लीज टेस्ट जरूर अटेंड करिए। पीडीएफ कहां पर मिलेगी दोस्तों? पीडीएफ उस क्लास के नीचे ही आप लोगों को मिल जाएगी। श्रेयस जी बोल रहे हैं सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आते हैं। स्टेटमेंट जैसे आपकी ग्रुप डी में आता है, आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, पूछेगा कौन से सही है कौन से गलत है। तो जैसे मान लो मैं अभी यहां से बना दूं, एक बना दूं सीएनजी एंड एलपीजी बोथ आर फ्यूल, ये दोनों ही फ्यूल होते हैं। मैंने दे दिया स्टेटमेंट नंबर 2 कि सीएनजी में ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा होती है, एलपीजी में मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है। फिर 4 ऑप्शन दिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, एक सही। तो आप बता सकते हो ना कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, कुछ वो नहीं है। बंगाली में नहीं है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में ही अवेलेबल है टेस्ट, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। बायोलॉजी क्लासेस कब से होगा? फिजिक्स के बाद स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजी, ठीक है? चलिए बाय बाय। कल नहीं होगा दोस्तों, मंडे को होगा ना, नेक्स्ट जो होगा वो मंडे को होगा।